पति के लिए समाज से लड़ने वाली बहू। रईसी के हर रंग से सराबोर खन्ना हवेली के आलीशान हॉल के बीचों बीच रखे बड़े से नक्काशीदार सागवान के सोफे पर बैठे कुछ मेहमान घर वालों से बातचीत कर रहे हैं। चेहरे पर भोली सी मुस्कान लिए राहुल वहीं फर्श पर अपने क्रेयॉन्स और स्केच पेन बिखराकर ड्राइंग शीट में अलग अलग आकृतियां बना रहा है। आप लोग क्या लेंगी, चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? अरे देखो देखो मीनाक्षी, मैंने क्या बनाया है, देखो तो सही, ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बनाया है आपने राहुल, आप इसे संभाल कर रखें। सबके जाने के बाद मैं आराम से देखती हूँ, ठीक है? तुम्हें देखकर हमें बहुत दुख होता है बहू, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तुम तो कितनी सुंदर, कितनी सुशील हो, और तुम्हें ये कैसा पति मिल गया है। तुम्हारी तो जैसे किस्मत ही फूट गई है बेटा, ना कहीं आना ना जाना, पूरे समय बस इसका ही ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है और मेरी जिंदगी किस तरह कटेगी, इसकी चिंता आप लोग मत कीजिए प्लीज। हम तो बेटा तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं और तुम नाराज हो रही हो। मत कीजिए मेरी फिक्र, राहुल मेरे पति हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई इनके बारे में कुछ भी गलत कहे या इनका मजाक उड़ाए। मीनाक्षी, क्या मैं सच में अजीब हूँ? सब लोग मुझे देखकर ऐसा क्यों कहते हैं? तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? तुम तो मेरी दुल्हन हो, तुम तो मेरे साथ खुश हो ना? मीनाक्षी राहुल का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है। राहुल खेल में व्यस्त हो जाता है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और शीशे में देखकर खुद से बोलती है, कि मैंने खुद से कैसा वादा कर लिया। पहले मैं कितनी खुश और इंडिपेंडेंट थी और आज देखो मैंने अपनी जिंदगी का क्या हाल बना दिया। आखिर क्या मजबूरी थी मीनाक्षी की और वो क्यों खुद को ऐसी कोस रही थी? पापा मम्मी चलिए आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें हॉस्पिटल जाना है। आज आप लोगों के चेकअप की डेट है ना, देर हो गई तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। हाँ बेटा, हम बस अभी तैयार होकर आते हैं। मीनाक्षी अपने मम्मी पापा के साथ हॉस्पिटल आती है और अपनी बारी का इंतजार करते हुए तीनों वहां रखी बेंच पर बैठ जाते हैं। गहरी सांस भरकर मीनाक्षी कहती है, मम्मी पापा अच्छा हुआ आज हम टाइम पर पहुंच गए, अब अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होगा। हाँ बेटा, पर यहाँ भीड़ बहुत है, तेरे पापा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बेटा अस्पताल तो बहुत बड़ा है, यहाँ का खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी पेमेंट आ गई है पापा, सब अच्छे से हो जाएगा। आप लोग क्यों चिंता करते हैं? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आप लोग इस तरह टेंशन लेंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तभी पास में बैठे एक बुजुर्ग आदमी को तेज खांसी आने लगती है। उनकी हालत देखकर मीनाक्षी तुरंत उनके पास दौड़ती है। वो पानी लाकर उनके कांपते हाथ देखकर अपने हाथों से उन्हें पानी पिलाने लगती है। बाबा आप घबराइए मत, आप रहने दीजिए, मैं आपको पानी पिला देती हूँ, ये लीजिए, धीरे धीरे पी लीजिए। ये सब वहीं बैठे खन्ना दंपत्ति देख रहे होते हैं। वो लोग आपस में बातें करते हैं। देखो जी कितनी संस्कारी लड़की है, आजकल के बच्चे कहाँ किसी की इतनी फिक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, चलो चलकर बात करते हैं उनसे। बड़ी प्यारी बच्ची हो तुम यहाँ कैसे बेटा? मतलब तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं आंटी जी, दरअसल मैं अपनी मम्मी पापा को लेकर आई हूँ, उन्हें सीवियर अस्थमा है, इसलिए उन्हें हमेशा इलाज की जरूरत होती है। बेटा तुम्हारे घर में और कोई नहीं है इन्हें अस्पताल लेकर आने वाला? मेरा मतलब है तुम्हारा कोई भाई वगैरह? नहीं अंकल जी, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेली ही हूँ, इसलिए मुझे ही इनकी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन बेटा ये तो बहुत महंगा अस्पताल है, फिर तुम सारा खर्च कैसे मैनेज करती हो? मैं एक प्राइवेट कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ आंटी जी, उससे थोड़ा मैनेज हो जाता है। अच्छा बेटा, हमें अपने मम्मी पापा से मिलवाओगी? हाँ हाँ आंटी जी, चलिए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। मीनाक्षी रागिनी और गौतम को अपने मम्मी पापा के पास लेकर आती है। दोनों खुश होकर मीनाक्षी के मम्मी पापा से बात करते हैं। नमस्ते जी, हम मिस्टर और मिसेस खन्ना। आपकी बेटी बड़ी ही प्यारी है, सुंदर तो है ही और साथ ही संस्कारी भी है। अभी हमने देखा कि इसने कितने अच्छे से उन बुजुर्ग इंसान की मदद की, वरना आजकल के बच्चे तो किसी की इतनी परवाह कहाँ करते हैं। हमारी बेटी है ही ऐसी, और शायद इसीलिए कि शुरू से इस बेचारी को हम दोनों बीमारों के साथ रहने से आदत सी हो गई है। क्या आपने अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखा है? नहीं जी, हम जैसे गरीबों की बेटी से शादी कौन करेगा? जिस उम्र में इसे अपना घर बसाना चाहिए उस उम्र में ये हमारा ख्याल रख रही है। देखिए हमारा बेटा है राहुल, हमें भी उसकी शादी करनी है।
हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर आप चाहें तो हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहेंगे। नहीं जी, आप कहां और हम कहां, हम तो बहुत गरीब इंसान हैं। आपकी और हमारी क्या बराबरी है। हमें अमीरी और गरीबी से फर्क नहीं पड़ता। हमें बस अपने घर के लिए एक अच्छी और संस्कारी बहू चाहिए, और वो संस्कार आपकी बेटी में है। दरअसल मेरे देवर की बहू है जो कि काफी पढ़ी लिखी और मॉडर्न है, लेकिन उसको घर गृहस्थी, पति और परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे घर में अब ऐसी बहू आए जो संस्कारी हो और रिश्तों को निभाना अच्छे से जानती हो। अपनी शादी की बातें चलती देखकर मीनाक्षी शर्मा जाती है और तुरंत वहां से उठ के चली जाती है। थोड़ा सोचने के बाद गिरिराज जी कहते हैं, आपके घर की बहू बनकर हमारी बेटी के तो भाग्य खुल जाएंगे, लेकिन हम एक बार आपके बेटे को भी देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। वो देखिए, वो सामने की बेंच पर तीसरे नंबर पर जो बैठा है वो हमारा बेटा ही है। मीनाक्षी के पिता राहुल को देखते हैं। राहुल बेहद स्मार्ट और सलीकेदार लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की किस्मत चमक गई। घर आकर गिरिराज जी खुशी से मीनाक्षी को बताते हैं, बेटा आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा और बड़े घर का रिश्ता आया है। उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा है। पापा, आपने हाँ क्यों कर दी? आपको पता है ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। हमारे लिए कब तक यूं ही बैठी रहोगी बेटा? अब तुम्हारी शादी की उम्र भी निकल रही है। हम इसी शहर में रहेंगे, जब चाहो मिल लेना। मीनाक्षी भारी मन से मान जाती है। खन्ना दंपत्ति खुश होकर अपने घर लौट रहे होते हैं और रास्ते में ही राहुल बच्चों की तरह जिद करने लगता है, मुझे कैंडी खाना है, मुझे अपनी कैंडी चाहिए। बेटा, हम घर पर तो नहीं जा रहे हैं, घर में रखी है ना तुम्हारी कैंडी। नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए। दोनों जैसे तैसे राहुल को समझाकर घर लेकर आते हैं और आते ही रागिनी पहले उसने कैंडी देती है। राहुल के शांत होने के बाद दोनों बाकी सबके साथ हॉल में बैठ जाते हैं। कितना अच्छा बच्चा था हमारा। उस एक घटना के पीछे तो इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना इलाज करवा रहे हैं, पता नहीं ये कभी ठीक हो पाएगा या नहीं। लेकिन आज एक बहुत अच्छी बात हुई है माँ। आज हमने राहुल के लिए एक लड़की पसंद की है और शादी भी पक्की कर दी है। क्या इस पागल के लिए भी लड़की मिल गई आपको? हाथ में रहो रोएगा। मेरा बेटा पागल नहीं है, बस थोड़ा डिस्टर्ब है। डॉक्टर कहते हैं कि प्रॉपर देखभाल से ठीक हो जाएगा। देखते हैं, वैसे लड़की वालों की भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, वरना कोई क्यों अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में देगा। अब इस खुशी के मौके पर बेकार की बातें छोड़ो, जल्दी शादी की तारीख निकलवाओ। अगर उन्हें राहुल की सच्चाई पता चल गई तो मुश्किल हो जाएगी। हमें 4-5 दिन में शादी करनी है। दोनों परिवारों में बातचीत हो जाती है और मीनाक्षी और राहुल की शादी का दिन भी आ जाता है। दूल्हे के भेष में सजे राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शादी में डॉक्टर सिन्हा को भी बुलाया गया था शामिल होने को। मम्मी, मुझे इतना क्यों तैयार कर रहे हैं? मुझे पगड़ी क्यों पहना रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, आज तुम्हारी शादी है, आज तुम्हारी दुल्हन आएगी। अब तुम अपनी दुल्हन का बहुत ख्याल रखना। वाह, नई फ्रेंड, वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस दिन अस्पताल में। बेटा ध्यान रखना और कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे किसी को बुरा लगे। कोई जिद नहीं और कोई बदतमीजी नहीं तो तुम्हारी दुल्हन वापस चली जाएगी। नहीं डॉक्टर अंकल, मैं उसे नहीं जाने दूंगा, अच्छे से रहूंगा, जिद भी नहीं करूंगा। फिर आप मुझे चॉकलेट्स देंगे ना? डॉक्टर हामिद सिर हिला देते हैं और शादी की रस्में होती हैं। राहुल को देखकर मीनाक्षी को कुछ अजीब लगता है। राहुल की माँ और बहन हर वक्त उसके पीछे साई की तरह खड़ी रहकर उसे हर बात समझाती रहती है। ये राहुल जी को हर चीज मम्मी से पूछकर क्यों करनी पड़ रही है? क्या इन्हें कुछ खुद समझ में नहीं आता है? शादी की रस्में पूरी होती हैं। मीनाक्षी विदा होकर खन्ना हवेली आती है जहां उसका भव्य स्वागत होता है। आज से तुम इस घर की मालकिन हो बेटा, ये घर तुम्हारा है। बस बेटा, अपने पति का साथ कभी मत छोड़ना, हर मुश्किल में उसका हाथ पकड़े रहना। जी दादी, मैं हमेशा उनका साथ निभाऊंगी। भाभी चलिए, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ, आप थक गई होगी। मीनाक्षी सजे धजे कमरे में आती है। थोड़ी देर में ढेर सारी चॉकलेट्स हाथ में लेकर राहुल कमरे में आता है। देखो मेरे पास क्या है, चॉकलेट्स। ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। चॉकलेट्स तुम्हें पसंद है ना? चॉकलेट्स? हाँ पसंद है, पर आप इतनी सारी क्यों लाए हैं? डॉक्टर अंकल ने कहा था कि अच्छे बच्चे गिफ्ट देते हैं, इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। बच्चे? आप क्या बोल रहे हैं राहुल जी? है तुम गुस्सा हो गई? अरे आज तो मैंने कोई भी गलती नहीं की। जैसा मुझे बोला गया था मैंने वैसा ही किया।
देखो देखो बलून, चलो हम बलून से खेलते हैं। अचानक बाहर पटाखे फूटने की आवाज आती है। राहुल डर के मारे कांपने लगता है और अपने कान बंद कर लेता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मीनाक्षी राहुल की हालत देखकर सन्न रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो पूरी रात सो नहीं पाती। सुबह होते ही वो सीधा अपने सास ससुर के पास जाती है। आप लोगों को झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आपकी एक बेटी होते हुए भी आपने झूठ बोलकर शादी की। आपने हमसे क्यों छिपाया कि राहुल मेंटली डिस्टर्ब है? बेटा, हमारी मजबूरी थी, बताते तो क्या तुम शादी कर लेती? हमें हमारे इतने बड़े एम्पायर के लिए कोई तो चाहिए था, कोई तो चाहिए था जो हमारे बेटे की केयर कर सके। फिर बेटा, डॉक्टर ने कहा कि उसे प्रॉपर देखभाल मिलेगी तो वो ठीक हो जाएगा। और उस दिन तुम जैसे उस अनजान इंसान की केयर कर रही थी, उसे देखकर हमें लगा कि तुम अपने पति की भी अच्छे से देखभाल करोगी। वो पति है या बच्चा? मैं उसकी पत्नी बनकर आई हूँ, माँ बनकर नहीं। मुझे बस अभी अपने घर जाने दीजिए, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। दादी, मानसी और बाकी सबके समझाने के बावजूद मीनाक्षी गुस्से में अपने मायके चली जाती है। उसे महंगी गाड़ी से उतरते देखकर पड़ोसी फिर जमा हो जाते हैं। अरे वाह, हमारी मीनाक्षी की साड़ी तो देखो, कितनी महंगी साड़ी पहनकर आई है। किस्मत खुल गई लड़की की, अब तो ये महारानी बन गई है। पति और ससुराल वाले कैसे हैं तुम्हारे? सबके सवालों से परेशान होकर मीनाक्षी बिना जवाब दिए अंदर चली जाती है। पड़ोस ने उसे उसका घमंड समझकर ताना मारती है। तेवर तो देखो जरा, बड़े घर की बहू बने एक दिन नहीं हुआ और ये मिजाज सिखा रही है। मीनाक्षी अंदर आकर अपने मम्मी पापा से शिकायत करती है। पापा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमें राहुल जी का बस चेहरा ही दिखाया गया था, ये नहीं बताया गया था कि वो दिमागी तौर पर एकदम बच्चे हैं। ये तो बहुत गलत किया उन्होंने हमारे साथ। उन्हें बहू नहीं, अपने बेटे की केयर टेकर चाहिए थी। मैं उसे छोड़ दूंगी पापा, मैं वहाँ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं बेटा, ऐसे नहीं छोड़ा जाता। थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। अरे अब तो शादी भी हो गई, तू ऐसे घर छोड़कर आ जाएगी तो हम गरीब लोग समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? सब हम पर हंसेंगे। तुम हमारी खातिर निभा लो बेटा। मीनाक्षी रोती रहती है और अंत में हार मानकर माता पिता की खातिर वापस ससुराल चली जाती है। ससुराल आकर उसका वैसा ही स्वागत होता है। हमें पूरा यकीन था कि तुम आओगी बेटा, तुम जैसी समझदार लड़की से यही उम्मीद थी। देखो मम्मी, मैंने तो कुछ भी गलती नहीं की थी। आ गई ना मेरी दुल्हन, अब ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मैं वापस तो आ गई हूँ, पर पता नहीं ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। अगले दिन घर वाले राहुल और मीनाक्षी के लिए बाहर डिनर अरेंज करते हैं। भाभी, भैया के साथ बाहर जाइए, आप लोगों का डिनर अरेंज है। मैं नहीं जाना चाहती, मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझसे नहीं होगा। अरे चले जाइए बहू जी, आपके आने से राहुल बाबा खुश हैं। शायद आप साथ दें तो वो जल्दी ठीक हो जाएं। मीनाक्षी को लगता है कि शायद केयर टेकर सही कह रहा है। वो राहुल के साथ होटल जाती है। वहां राहुल फिर बच्चों वाली हरकतें करने लगता है। अरे ये सूप तो बहुत गर्म है, देखो देखो। राहुल की गलती से सारा खाना उसके कपड़ों पर गिर जाता है। होटल के लोग हंसने लगते हैं। उनके साथ गया केयर टेकर जल्दी से आता है और राहुल के कपड़े बदलवा कर लाता है। राहुल की हरकत पर सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे भाई देखो तो, इतना बड़ा आदमी और कैसी हरकतें कर रहा है। राहुल जी प्लीज शांत बैठिए, सब लोग हमें देख रहे हैं। मीनाक्षी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जैसे तैसे मीनाक्षी और केयर टेकर राहुल को घर लाते हैं और उनका गुस्सा खूब भड़क जाता है। मैं क्या करूं? मैं इसे बीमार नहीं कहना चाहती, पर मैं इसके साथ जिंदगी कैसे काटूं? कहाँ फंस गई मैं? लेकिन मैं जल्दी ही इससे डिवोर्स ले लूंगी। इसी बीच मीनाक्षी के माता पिता की रिपोर्ट्स आती है कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। वो दोनों सोचते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मीनाक्षी को ससुराल में ही रहना होगा। कम से कम उसके पास छत तो है। हाँ, भगवान उसे हिम्मत दे कि वो अपना घर संभाल सके। मीनाक्षी घर में परेशान घूम रही होती है कि तभी राहुल आकर उसका हाथ पकड़ता है। चलो चलो मेरी दुल्हन मेरे साथ बैठेगी। देखो पागल को अपनी दुल्हन की कितनी फिक्र है। हंसना बंद कीजिए रोहिका जी, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। राहुल जी आप बैठिए यहाँ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मीनाक्षी राहुल की साइड लेती है, लेकिन अगली सुबह फिर से मायके जाने का फैसला करती है और अपना बैग पैक करती है। मुझे राहुल से नफरत नहीं है, पर मैं उसकी पत्नी बनकर रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। जैसे वो घर से बाहर निकलने वाली होती है, फोन की घंटी बजती है। खबर सुनकर उसके हाथ से बैग छूट जाता है। क्या मम्मी पापा नहीं रहे? ये कैसे हो सकता है? मीनाक्षी बदहवास होकर अपने मायके भागती है। वहां उसे अपने पिता का आखिरी खत मिलता है। बेटा, हम जा रहे हैं, पर तुम हिम्मत मत हारना। राहुल का ख्याल रखना, वो ठीक हो जाएगा। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। मीनाक्षी फूट फूट कर रोती है। उसके ससुराल वाले
उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये घर ही तुम्हारा मायका और ससुराल दोनों है। मीनाक्षी अपनी किस्मत स्वीकार करके राहुल को सुधारने का फैसला करती है। समय के साथ वो खन्ना हवेली की जिम्मेदारियों में ढल जाती है। एक सुबह कुछ मेहमान आए होते हैं। हॉल में राहुल कागजों से खेल रहा होता है। तभी एक मेहमान फिर वही पुरानी बात छेड़ देता है। अरे वही खन्ना साहब, ये क्या तमाशा है? इतनी सुंदर बहू और लड़का अब भी वैसा ही है। इसकी जिंदगी तो बस सेवा में ही निकल जाएगी। आप लोग मेरे पति के बारे में एक शब्द भी और मत बोलिए। वो जैसे भी हैं मेरे हैं और इस घर के वारिस हैं। राहुल, चलिए आप अपना जहाज उड़ाइए और इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अरे देखो मीनाक्षी, मेरा जहाज उड़ गया। अब मैं खुश हूँ, तुम भी खुश हो ना? मेहमानों के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। अगले ही दिन रोहिका के भाई भाभी और उनका छोटा बेटा घर आते हैं। वो बच्चा हाथ में कैंडी लेकर राहुल के सामने चिढ़ाते हुए खा रहा था। मुझे भी वो कैंडी चाहिए। मम्मी, मुझे भी वैसी कैंडी ला दो ना। राहुल बाबा, आप जिद मत कीजिए। मैं अभी बाजार से आपके लिए ढेर सारी कैंडी ला दूंगा। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। वो देखो, वो छोटा बच्चा मुझे दिखा दिखा कर खा रहा है। पता नहीं इस पागल को इस घर में क्यों रखा है। इसे तो पागल खाने भेज देना चाहिए। दिमाग खराब हो जाता है इसकी हरकतें देखकर। रोहिका जी, मेरे पति को पागल मत कहिए। खबरदार जो दोबारा ये शब्द कहा। और ये घर राहुल का है। आप ये मेहमान बनकर रह रही हैं, ये याद रखिए। तुम मुझसे ये किस तरह से बात कर रही हो? तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से कैसे पेश आते हैं? तमीज की बात आप ना करें तो बेहतर है। जो अपने देवर को पागल कहे उसे तमीज का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं है। मीनाक्षी अब राहुल की हर छोटी बड़ी जरूरत का खुद ख्याल रखने लगी थी। उसकी दवाइयों का वक्त, उसका खाना, यहाँ तक कि उसके कपड़ों का चुनाव भी मीनाक्षी खुद करती थी। राहुल, ये लीजिए अपनी दवाई। इसे खाकर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर हम घूमने फिरने भी चलेंगे। घूमने कहाँ चलेंगे? क्या हम फिर से उस बड़े होटल में जाएंगे जहाँ खाना गिर गया था? नहीं, इस बार हम कहीं अच्छी जगह जाएंगे जहाँ कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। मीनाक्षी को महसूस हो रहा था कि राहुल के व्यवहार में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। एक दिन उसने राहुल को बाहर ले जाने का फैसला किया ताकि उसे समाज के बीच रहने की आदत पड़े। राहुल, क्या तुम्हें याद है हम एक बार डिनर पर गए थे? आज हम फिर से लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, चलो चलो, मैं बहुत अच्छे से रहूंगा, प्रॉमिस। दोनों एक अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहां पास की टेबल पर एक महिला बैठी थी जिसने बहुत ही चटक रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। राहुल उसे एकटक देखने लगा। वाह, कितना कलरफुल दुपट्टा है। मीनाक्षी, देखो वो कितना चमक रहा है। आपको शर्म नहीं आती? आप खुद एक औरत है और आपका पति मुझे कब से घूर रहा है। मेरी बात सुनिए बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। ये आपको घूर नहीं रहे हैं। मैं गलत समझ रही हूँ? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखने की? राहुल ने अचानक बढ़कर उस महिला के दुपट्टे को छू लिया क्योंकि उसे वो रंग बहुत पसंद आ रहे थे। महिला ने तुरंत हाथ उठाया राहुल के मारने के लिए। रुकिए, आप कैसे हाथ उठा सकती हैं? ये मेरे पति हैं। इनका मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है। ये बच्चे जैसे हैं। इन्हें रंग बहुत पसंद है, इसलिए आपका दुपट्टा देख रहे थे। अच्छा, मुझे लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो पहले पता कर लेना चाहिए था। किसी पर भी इस तरह से हाथ उठाना कानूनी अपराध है। मीनाक्षी, क्या मैंने फिर से गलती कर दी? क्या ये आंटी मुझे मारेंगी? नहीं राहुल, आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन याद रखिए किसी अनजान के कपड़ों को ऐसे हाथ नहीं लगाते। ठीक है, जो मेरी दुल्हन कहेगी मुझे याद रहेगा। मैं अब किसी को ऐसे नहीं देखूंगा। घर वापस आने के बाद कुछ दिनों बाद मीनाक्षी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। बहू को तो बहुत तेज बुखार है। राहुल, तुम मीनाक्षी के पास बैठो, मैं काढ़ा लेकर आती हूँ। मम्मी, मैं क्या करूं? मीनाक्षी को बहुत दर्द हो रहा है। क्या? बेटा, इसके सिर पर पानी की पट्टियां रखो और इसे दवाई खिला दो। राहुल पूरी रात जागकर मीनाक्षी का ख्याल रखता है। वो बार बार पट्टियां बदलता और मीनाक्षी का हाथ थामे रहता है। मीनाक्षी, जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम ठीक नहीं होगी तो मेरे साथ कौन खेलेगा? राहुल, आप अभी तक जगे हुए हैं? हाँ, मैंने तुम्हारी केयर की है। देखो, अब तुम्हारा बुखार कम हो गया है ना? मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि राहुल के मन में उसके लिए जो केयर है वो अब धीरे धीरे प्यार में बदल रही है। इसी बीच डॉक्टर रूटीन चेकअप के लिए घर आते हैं। खन्ना साहब, राहुल में बहुत सुधार है। पहले की तुलना में उसका रिस्पॉन्स बहुत बेहतर हुआ है। ये सब मीनाक्षी की बदौलत हुआ है डॉक्टर। उसने राहुल के लिए पूरे समाज से जंग लड़ ली है। हाँ, पर हमें दवाइयों का कोर्स जारी रखना होगा। ये कुछ नई दवाइयां हैं, इन्हें टाइम पर दीजिएगा। अगले दिन मीनाक्षी हॉल में बैठी थी, तभी उसने देखा कि विजय राहुल के कमरे से चुपचाप निकल रहा है। मीनाक्षी को थोड़ा अजीब लगा पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। विजय भैया राहुल के कमरे में क्या कर रहे थे? शायद कुछ काम होगा।
रात में मीनाक्षी राहुल को दवाई देती है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो अजीब हरकतें करने लगता है और उसका शरीर सुन्न पड़ने लगता है। राहुल क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मम्मी पापा जल्दी आइए। क्या क्या हुआ बेटा? राहुल के हाथ पैर कैसे क्यों मुड़ रहे हैं? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, वो ऐसा क्यों कर रहा है? डॉक्टर तुरंत घर पहुंचते हैं और राहुल की जांच करते हैं। मैंने कल ही तो इसे देखा था, तब तो ये ठीक था। क्या आपने इसे वही दवाई दी जो मैंने लिखी थी? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने खुद अपने हाथों से वही दवाई दी थी। ये रही शीशी। ये क्या? ये वो दवाई नहीं है जो मैंने दी थी। ये तो वो सॉल्ट है जो दिमाग को सुन्न कर देता है और शरीर को पैरालाइज कर सकता है। क्या? मेरे बेटे की दवाई किसने बदली? नौकरों को बुलाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम तो कमरे की तरफ गए भी नहीं। अगर किसी बाहरी ने नहीं किया तो घर के ही किसी शख्स ने ही ये नीच हरकत की है। पापा मुझे लगता है, मुझे पता है ये किसने किया होगा, पर उससे पहले मुझे ये जानना है कि राहुल के साथ बचपन में असल में हुआ क्या था। बेटा, जब राहुल 12 साल का था तो मेरा भाई विजय के पिता उसे मेला दिखाने ले गया था। उस वक्त मेरे भाई को जायदाद का बहुत लालच था। उसने कार के ब्रेक फेल कर दिए थे और खुद पहले ही कूद गया था। फिर पापा जी? उस एक्सीडेंट में राहुल का केयर टेकर और उसका पोता मर गए, पर राहुल बच गया। उसने अपनी आंखों से वो सब देखा और उसी सदमे की वजह से उसका दिमागी विकास रुक गया। यानी ये सब एक ट्रॉमा की वजह से है और चाचा जी ने सिर्फ पैसों के लिए एक बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। हाँ, और इसी वजह से वो अभी जेल में सजा काट रहे हैं। मीनाक्षी को अब सब समझ आ चुका था। उसे विजय पर पूरा शक था। अगले कुछ दिनों वो चुपचाप नजर रखती रही। एक दोपहर उसने विजय और रोहिका को कुछ पैकेट लेकर राहुल के कमरे की ओर जाते देखा। इस बार ये दवाई काम कर जाएगी। मैं इसे कभी ठीक नहीं होने दूंगा। इसकी वजह से मेरे पापा जेल में सड़ रहे हैं। सही कह रहे हो। अगर ये ठीक हो गया तो सारी जायदाद इसके पास चली जाएगी। हमें तो एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। आज रात की खुराक के बाद ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर सारी जायदाद पर हमारा हक होगा। मीनाक्षी बाहर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसने तुरंत अपने ससुर और बाकी घर वालों को बुलाया और सबको कमरे के बाहर ले गई। तो ये है आपका असली चेहरा विजय भैया। मीनाक्षी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विजय, तूने अपने ही भाई के साथ ये सब किया? क्या कमी छोड़ी थी मैंने तेरे लिए? कमी? अरे आपने सब कुछ इस पागल के नाम कर दिया। मेरे पिता जेल में हैं और आप यहाँ जश्न मना रहे हैं। बेटा, तेरे पिता अपनी गलतियों की वजह से जेल में है। राहुल ने उनका क्या बिगाड़ा था? इसकी वजह से मेरे पापा को जेल हुई है। मैं इसे मार डालूंगा। पापा, पुलिस को फोन कीजिए। अब बहुत हो गया। प्लीज पुलिस मत बुलाइए, हमसे गलती हो गई। हम बस जायदाद के लिए ये सब कर रहे थे। हमें लगा राहुल की वजह से हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। पापा, मैं नहीं चाहती कि राहुल के आसपास ऐसे लोग रहे। इनकी मौजूदगी राहुल की रिकवरी में बाधा बन सकती है। तुम सही कह रही हो बहू। विजय, तुम और तुम्हारा परिवार आज ही इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे भाई के खून हो। विजय और रोहिका को घर से निकाल दिया गया। राहुल की दवाइयां फिर से सही तरीके से शुरू हुई और मीनाक्षी की देखरेख में उसकी हालत में चमत्कारिक सुधार होने लगा। मीनाक्षी, अब मुझे वो कड़वी दवाई नहीं खानी पड़ती। अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ राहुल, अब आप बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। 1 साल बीत गया। राहुल अब अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार करने लगा था। उसने घर का बिजनेस संभालना भी शुरू कर दिया था। पापा, आज की मीटिंग के पेपर्स मैंने तैयार कर लिए हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए। शाबाश बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा राहुल आज इतना बड़ा हो गया है। ये सब मीनाक्षी की वजह से है पापा। अगर उसने मेरा हाथ न पकड़ा होता तो मैं आज भी वही कागजों से खेल रहा होता। और अगर आप मेरा साथ ना देते तो मैं भी टूट गई होती। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि एक सुनहरे भविष्य का सपना था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। राहुल अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं बल्कि एक ठहराव और जिम्मेदारी की चमक थी। हॉल में आज फिर से एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी गई थी, लेकिन इस बार माहौल पिछली बार जैसा तनावपूर्ण नहीं था। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। जिस तरह से तुमने पिछले 6 महीनों में बिजनेस को संभाला है वो काबिले तारीफ है। ये सब आपकी दी हुई हिम्मत और मीनाक्षी के भरोसे का नतीजा है पापा। आप दोनों काम की बातें बाद में कीजिएगा। पहले ये गर्मा गर्म समोसे और चाय लीजिए। घर के पुराने नौकर और केयर टेकर ये सब देखकर बहुत खुश थे। तभी दरवाजे पर घंटी बजती और बुआ जी अपनी बहू के साथ आती हैं, वही जो पहले राहुल का मजाक उड़ाती थी।
राहुल बेटा, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। क्या शानदार पर्सनालिटी बनाई है तुमने। नमस्ते बुआ जी, आपका आशीर्वाद है। आइए बैठिए ना। बहू, मुझे माफ कर देना। उस दिन मैंने कितनी घटिया बातें कही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने प्यार से इतना बड़ा चमत्कार कर दोगी। बुआ जी, गलती आपकी नहीं थी। समाज अक्सर उसी को देखता है जो सामने दिखता है, पर एक पत्नी अपने पति के भीतर छिपे उस इंसान को देख लेती है जो दुनिया की नजरों से ओझल होता है। राहुल आगे बढ़कर मीनाक्षी के पास खड़ा हो जाता है और बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखता है। और बुआ जी, मीनाक्षी ने सिर्फ मेरा इलाज नहीं किया, उसने मुझे समाज से लड़ना सिखाया है। जब सब मेरा मजाक उड़ाते थे तब ये अकेली मेरे लिए ढाल बनकर खड़ी रही। तभी दादी अपनी छड़ी टेकते हुए कमरे में आती हैं। उनके चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान है। मैंने कहा था ना कि ये लड़की इस घर के उजड़ते हुए चमन को फिर से हरा भरा कर देगी। दादी, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो बस राहुल जी की इच्छा शक्ति थी कि उन्हें ठीक होना है। शाम को राहुल और मीनाक्षी अपनी बालकनी में बैठे हुए थे। आसमान में सितारे चमक रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। राहुल ने मीनाक्षी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो वक्त बहुत मुश्किल था राहुल। मुझे कई बार लगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी, पर हर बार आपकी मासूमियत मुझे रोक लेती थी। जब चाचा और विजय ने मेरे साथ वो सब किया तो मुझे इंसानों से डर लगने लगा था, पर तुम्हारी आंखों में मुझे वो डर नहीं बल्कि एक सुरक्षा का एहसास मिला। तभी केयर टेकर वहां आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा तोहफा है। राहुल बाबा, आज आपका जन्मदिन तो नहीं है, पर मेरी तरफ से आपके और बहू जी के लिए ये एक छोटी सी भेंट है। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? राहुल तोहफा खोलता है। उसमें एक फ्रेम है जिसमें राहुल और मीनाक्षी की शादी की फोटो है, जिसमें राहुल मासूमियत से मुस्कुरा रहा है और मीनाक्षी का चेहरा थोड़ा गंभीर है। अरे देखो मीनाक्षी, इसमें तुम कितनी सीरियस लग रही हो। सच में मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये वही राहुल है जो पटाखों की आवाज से डरकर मेरे पीछे छुप जाता था। अब मैं किसी भी धमाके से नहीं डरता मीनाक्षी, क्योंकि अब मेरे पास तुम हो। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर मिस्टर खन्ना ने एक बड़ा ऐलान किया। मैंने फैसला किया है कि अब मैं बिजनेस से पूरी तरह रिटायरमेंट ले लूंगा। अब खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नए मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल खन्ना होंगे। और मीनाक्षी इस घर की और हमारी चैरिटी ट्रस्ट की पूरी जिम्मेदारी संभालोगी। मुझे अपनी बहू की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मम्मी, पर मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊंगी? जिसने एक टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ दिया, उसके लिए ट्रस्ट संभालना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। अचानक रोहिका का फोन आता है। वो रो रही है। विजय को किसी नई धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने पकड़ लिया है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। राहुल, रोहिका जी का फोन आया था। वो बहुत परेशान है। उन्होंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है मीनाक्षी। उन्होंने मेरी जिंदगी के 14 साल छीन लिए। मैं जानती हूँ, पर उनके जैसे हम बन नहीं सकते। आखिर वो भी इसी परिवार का हिस्सा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं विजय के बच्चों की पढ़ाई और उनके घर के खर्ची का इंतजाम कर दूंगा, पर उन्हें इस हवेली में वापस आने की इजाजत नहीं होगी। राहुल के इस परिपक्व फैसले ने सबका दिल जीत लिया। कुछ दिन बाद खन्ना हवेली में एक बड़ा फंक्शन रखा गया, जहां शहर के सभी नामचीन लोग आए थे। अरे भाई, यकीन नहीं होता ये वही राहुल खन्ना है जिसके बारे में लोग बातें करते थे। आज ये शहर का सबसे सफल युवा बिजनेसमैन है। देवी और सज्जनों, आज मेरी सफलता का दिन नहीं है, आज मेरी पत्नी मीनाक्षी की जीत का दिन है। जब सबने मुझसे उम्मीद छोड़ दी थी, तब इन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे संभाला और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करना सिखाया। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। मीनाक्षी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आपने ये सब अकेले किया है राहुल? मैंने तो बस आपको आपकी अपनी ताकत दिखाई थी। और वही ताकत आज हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। फंक्शन के बाद रात में घर एकदम शांत है। राहुल और मीनाक्षी मंदिर के सामने खड़े होकर दिया जलाते हैं। हे भगवान, बस इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है मीनाक्षी। हमारी कहानी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो मुश्किल वक्त में हार मान लेते हैं। राहुल मीनाक्षी को गले लगा लेता है। खन्ना हवेली की दीवारें उस संघर्ष और अटूट प्रेम की गवाह थीं, जिसने एक पागल कहे जाने वाले इंसान को नायक बना दिया था। चलो मीनाक्षी, कल हमें नए ऑफिस का उद्घाटन करना है। एक नई शुरुआत का नया दिन। और इस बार हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए सारा संसार है। दोनों मुस्कुराते हुए कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। पीछे जलता हुआ दिया अपनी रोशनी से अंधेरे को दूर कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीनाक्षी ने राहुल की जिंदगी से अंधेरा मिटाया था। एक बात बताओ मीनाक्षी, क्या तुम्हें अब भी चॉकलेट्स पसंद है? हाँ, पर अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे चॉकलेट्स नहीं बल्कि ढेर सारा वक्त दे। मंजूर है। अब मेरी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है।
एक पत्नी का सच्चा साथ वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी अपने पति का हाथ न छोड़े। जब पूरी दुनिया राहुल से मुंह मोड़ रही थी तब मीनाक्षी उसकी ढाल बनकर हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हालात नहीं, भरोसे और साथ से निभाए जाते हैं। और हमें भी अपने आसपास ऐसे लोगों को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उनका सहारा बनकर उनका साथ देना चाहिए। अगर आप मीनाक्षी की जगह होते तो क्या करते? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।